गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था बोर एंड रेडियस के बारे में पढ़ा था, हमने बोर एनर्जी के बारे में पढ़ा था, बोर थ्योरी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो उसके बाद एक चीज़ और आई, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का मीन्स ये है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ड्यूअल नेचर शो करते हैं। ड्यूअल नेचर मीन्स दोनों तरह के नेचर शो करते हैं, यानी कि जितना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा या जितनी स्मॉलेस्ट थिंग्स होगी वो दो तरह के नेचर शो करता है, लाइक एज ए वेव नेचर एंड एज ए पार्टिकल नेचर। तो स्मॉलेस्ट थिंग्स जो भी होगी वो दोनों तरह के नेचर को या दोनों तरह के बिहेवियर को दिखाती है, उसे ड्यूअल बिहेवियर कहा जाता है। यानी जो पार्टिकल का बिहेवियर भी दिखाती है और साथ साथ वो वेव का भी बिहेवियर दिखाती है। यानी पार्टिकल में आपका क्या आ जाता है, जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो गया, और आपका जो पार्टिकल जो आपका वेव नेचर है, वेव नेचर में क्या आ जाता है आपका एज ए फ्रीक्वेंसी, एज ए वेव लेंथ, ठीक है, तो या एज ए एम्पलीट्यूड, वेव नंबर, या आपके किस में आते हैं, ये वेव नेचर में आते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं या स्मॉलेस्ट थिंग्स होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए या मॉलिक्यूल हो गए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, तो ये दोनों तरह के नेचर शो करते हैं। तो इनके बारे में जो स्टडी की थी वो डे ब्रॉगली, एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, फ्रांसीसी या जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में स्टडी की थी कि कैसे पार्टिकल ड्यूअल नेचर को दिखाते हैं। तो इन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी और इसे कहा जाता है डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, डी ब्रॉगली इक्वेशन करेंगे, डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे कि डी ब्रॉगली ने क्या और कैसे इक्वेशन। तो डी ब्रॉगली ने ये कहा कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं वो दोनों तरह का नेचर शो करते हैं, एज ए पार्टिकल, एज ए वेव। किस तरीके से करते हैं, तो उसने दो इक्वेशन ली, कौन कौन सी, आइंस्टीन इक्वेशन एंड सेकंड इज द प्लैंक। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक, according to Planck's theory, E means energy, energy equal to क्या होती है, equal to h nu, where nu is a frequency, nu क्या है frequency, h क्या आपका Planck constant, E क्या होगा आपके energy, that is equation first, and same as according to Einstein, according to Einstein, E-I-E-N, Einstein, E-I-E-N, Einstein, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, according to Einstein, और आइंस्टाइन होता है E-I-N-S-T-E-I-N, ठीक है, स्पेलिंग सही। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ये होता है E एनर्जी इक्वल टू M इंटू C, mc स्क्वायर। बहुत फेमस फॉर्मूला है mc स्क्वायर, where m is the mass, c is the speed of particles, speed of light, जनरली हम c इसके लिए लेते हैं, speed of light। तो अभी देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्लैंक ये जो नेचर आपका एनर्जी इक्वल टू h nu, ये आपका क्या दिखा रहा है, वेव बिहेवियर दिखा रहा है, वेव नेचर, क्योंकि यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी, एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वल टू mc स्क्वायर, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड दिखा रही है आपको, डिस्टेंस ट्रैवलिंग दिखा रही है। तो दोनों के दोनों देखो, एक का नेचर क्या होगा, वेव नेचर, एक का नेचर क्या होगा, पार्टिकल नेचर। तो यहाँ पे
ब्रॉगली ने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को क्या किया, इक्वेट किया है। तो E इक्वल टू एच न्यू एंड से E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अभी देखो E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो E इक्वल टू एच न्यू हम ले लेते हैं। अब E इक्वल टू E की जगह क्या रखते हैं, एम सी, सो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू। ठीक है बच्चों, अब देखो से आगे इक्वल टू एच न्यू, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, वी नो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, वैल्यू पुट करो इसकी, सो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। हमें देखनी क्या है, वेवलेंथ, सो ये याद रखना, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका h इंटू सी अपॉन एम सी स्क्वायर, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी स्क्वायर सी कैंसिल, सो लैम्डा इज अ वेवलेंथ, h अपॉन एम सी, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है आपकी, लैम्डा इक्वल टू, ये इक्वल का साइन एक मिडिल में आना चाहिए, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू सी, ये आपका फॉर्मूला है। वह लैम्डा इज अ वेवलेंथ, h हो गया आपका प्लांक कांस्टेंट, m हो गया आपका मास, c हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट। आगे देखते हैं, वह c क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी, c किसके इक्वल होता है, v के, v यानी वेलोसिटी, सो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका h अपॉन m इंटू v, इज वेलोसिटी, एंड v नो एक फॉर्मूला आपका ये भी बन गया, but we know that m into v equal to p is a momentum, p क्या होता है, momentum, so lambda इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका h अपॉन m की जगह p लिख सकते हैं, h अपॉन p, तो इसके इक्वल में आ गए p के इक्वल में, यानी मोमेंटम। अब अगर हम इसको एक चीज और लिख लें, लैम्डा इक्वल h अपॉन p, अगर h हम कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट में अगर चले तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2, यानी कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम 1/p, और प्रोपोर्शनल साइन लगाएंगे तो क्या है, h, ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट। तो यानी जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंटम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये इसका क्या है, रिलेशन। तो ये रिलेशन किसने निकाला था, ये रिलेशन दिया था किसने, ये रिलेशन दिया था डी ब्रॉगली ने। तो आपके पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे v आपको गिवन होगा या m आपको गिवन होगा, या c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, तो किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की जो स्पीड होती है वैक्यूम में या एयर में, वो स्पीड लाइट की स्पीड के ऊपर होती है, तो हम उसको, इसलिए हम लोग उसको क्या लेंगे, v यानी वेलोसिटी में को ले लेंगे। तो वो किसके बराबर होगा, m इक्वल टू p इज अ मोमेंटम, सो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन p, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल, अगर h हम यहाँ पे हटा दें प्रोपोर्शनल आ जाएगा, क्योंकि h क्या कांस्टेंट है, और h की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। तो ये आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ साथ मैं एक चीज और आपको करवा रहा हूँ, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे 2-4। दूसरा आपका रूल आता है इसी में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दूसरा आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल की वेलोसिटी और यानी उसके मोमेंटम और उसकी पोजीशन का हम एक साथ पता नहीं कर सकते। कैसे देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये किसके लिए है? ये बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए, यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है। अगर हम इसका डेली लाइफ में यूज कुछ करें ना, तो हाइजेनबर्ग रूल का डेली लाइफ में कोई यूज नहीं है। अगर हम ये मान के चले कि इसका डेली लाइफ में कोई यूज होगा तो कोई यूज नहीं है हाइजेनबर्ग रूल का। लेकिन हाँ, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जैसे एटम हो गए, आयंस हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए, मॉलिक्यूल हो गए, इनके लिए हाइजेनबर्ग रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम डेली लाइफ में देखेंगे तो कोई यूज नहीं, क्योंकि ये है ही किसके लिए? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। तो जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अब अगर हम इमेजिन करना भी चाहें तो अब आप खुद सोचिए कितना इमेजिन कर सकते हैं हम एटम को, एटम की या मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को ये चीज़ कई बार बोली भी है कि नल से जो एक बूंद पानी की टपकती है, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, जो एक बूंद टपकती है ना पानी की, आप देखते होंगे नल आप बंद करते हो या खोलते हो, या कई बार नल अगर खराब है तो उसमें एक एक बूंद टपकती है। आपको पता है उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं? मैं केवल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे 2 × 10⁻21 मॉलिक्यूल होते हैं। 2 × 10⁻21 मॉलिक्यूल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि इतने लार्ज अमाउंट में मॉलिक्यूल्स होते हैं। 2 × 10⁻21 यानी 2 में 21 जीरो वाला इतने मॉलिक्यूल। आज क्या होती है ड्रॉप वाटर? अब आप खुद इमेजिन कर लो। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये हमारी इमेजिनेशन की भी बियॉन्ड है। दे आर बियॉन्ड द इमेजिनेशन। हमारी इमेजिनेशन की भी बियॉन्ड है। नहीं सोच सकते हम इतना कि कितना स्मॉलेस्ट होगा, बहुत छोटा है। कितना सोच सकते हैं? सोचो किसी चीज के बारे में, सोचो, अभी सोचो। मैं सामने देख रहा हूँ, मेरे सामने लाइट जली हुई है, मैं इस लाइट में इस बल्ब को इमेजिन कर रहा हूँ कि कितना छोटा हो सकता है। मैंने इमेजिन कर दिया, इसको मैंने टुकड़े कर दिए और टुकड़े कर दिए और टुकड़े कर दिए और टुकड़े कर दिए, कितना छोटा और छोटा होगा और छोटा होगा, बस खत्म। लेकिन इससे भी परे है, इससे भी परे है इसकी इमेजिनेशन, इतना स्मॉलेस्ट होता है। तो हाइजेनबर्ग रूल जो आता है वो किसके लिए आता है? वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए आता है। तो इसलिए डेली लाइफ में इसका कोई यूज नहीं हम, क्योंकि ये इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। इतने छोटे पार्टिकल है तो उनका हमारी डेली लाइफ में कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। लेकिन अगर हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए देखें तो ये बहुत यूजफुल है हाइजेनबर्ग रूल। तो हाइजेनबर्ग रूल क्या कहता है कि हम किसी एक टाइम इंटरवल पे, यानी कि हम किसी एक फिक्स टाइम पे, जैसे हमने देख लिया कि अभी इस टाइम पे हमने कोई पार्टिकल देखा। अब इसको इस तरीके से समझते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन, तो सॉरी ये आपकी सेल। इसको थोड़ा सा बड़ा करें, ये इलेक्ट्रॉन, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, आगे आपकी कोई सेल। इस सेल में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल बहुत फास्टली रिवॉल्विंग होता है। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा इसके लिए? हाइजेनबर्ग ने यह कहा इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए कि एक टाइम पे, किसी टाइम इंटरवल पे हम इस इलेक्ट्रॉन की या तो पोजीशन, क्या चीज, या तो इसकी पोजीशन या फिर इसका मोमेंटम, दूसरा क्या, मोमेंटम, या तो हम क्या कर सकते हैं इसकी पोजीशन या हम इसका मोमेंटम, इन दोनों में से एक ही चीज का पता कर सकते हैं, यानी एक ही चीज की एक्यूरेसी का हम पता कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? कि किसी टाइम इंटरवल पे या किसी सर्टेन टाइम पे हम किसी स्मॉलेस्ट मूविंग पार्टिकल की या तो वेलोसिटी का यानी उसके मोमेंटम का पता कर सकते हैं या फिर उसकी पोजीशन का ही पता कर सकते हैं। हम दोनों को एक साथ पता नहीं कर सकते। अगर हम ये देखें कि हमने इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों एक साथ पता करना है तो वो पॉसिबल नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि
इसकी पोजीशन नहीं चेंज होगी। अब हमने यहाँ पे इसकी पोजीशन देखी थी, इसकी जो वेलोसिटी है, अब ये न्यूक्लियस के नजदीक आ गया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, यहाँ कम हो गई। जितनी देर में हमने वेलोसिटी देखी तब तक इसकी पोजीशन यहाँ चेंज कर दी। अब हमने इसकी पोजीशन देखी, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, ये यहाँ आ गया, इसकी वेलोसिटी ऑन हो गई। फिर देखा हमने ये यहाँ पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो एक टाइम इंटरवल पे या तो हम इसकी पोजीशन का ही पता कर सकते हैं, या फिर हम इसकी वेलोसिटी का ही क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ये किसने कहा, ये हाइजेनबर्ग ने। तो जिगजैग मोशन, तो हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि हम किसी भी स्मॉलेस्ट मूविंग पार्टिकल की यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एक टाइम पे या तो पोजीशन का ही पता कर सकते हैं, या फिर उसकी वेलोसिटी का ही पता कर सकते हैं, यानी उसके मोमेंटम का ही पता कर सकते हैं। तो तब यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हाइजेनबर्ग ने, और वो दिया डेल्टा x into डेल्टा p is greater than equal to h upon 4 pi। डेल्टा x into डेल्टा p is greater than equal to h upon 4 pi। ये है आपका हाइजेनबर्ग रूल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। समझ रहे? अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चन करते हैं तो तब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, डेल x इंटू डेल p इक्वल टू p इज मोमेंटम इक्वल टू इसको कैपिटल P लिखो, h अपॉन 4 pi। ये आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डेल एक्स क्या है, डेल एक्स इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एंड डेल पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। समझे? डेल एक्स क्या हो गया आपकी अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल, एंड डेल पी हो गया आपकी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो हम यहाँ पे या तो इसकी पोजीशन का ही पता कर सकते हैं, या फिर इसके मोमेंटम का ही पता कर सकते हैं एक टाइम पे। अगर हम ये सोचें कि इस टाइम पे, जस्ट इस टाइम पे हमने इलेक्ट्रॉन को देखना है, तो हम उसकी पोजीशन ही देख सकते हैं। अगर हमने उसकी मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी को देखना है, तो वेलोसिटी का ही फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने फास्टली मूव करते हैं कि जब तक हमने पोजीशन देखी तब तक इसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाता है, या जब तक हमने इसकी वेलोसिटी देखी तब तक इसकी मोमेंटम, तब तक इसकी पोजीशन में चेंज हो जाता है। तो एक टाइम इंटरवल पे हम किसी भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल की या तो पोजीशन का ही पता कर सकते हैं, या फिर उसके मोमेंटम का ही पता कर सकते हैं। किसने कहा है? ये कहा हाइजेनबर्ग ने। किसके लिए आता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 pi by h। h इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड 4 pi ये भी क्या है? कांस्टेंट है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, तो ये होता है डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू h अपॉन 4 pi। तो तब हम इसके क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों? तो आज हमने ड्यूअल नेचर यानी ड्यूअल बिहेवियर पढ़ा, और ड्यूअल बिहेवियर स्मॉलेस्ट पार्टिकल का पहले हमने इस पर डी ब्रॉगली क्वेश्चन लिखे, और फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किया। अब कल के वीडियो में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, टिल देन गुड बाय।